चलिए देखिए, आज हम लोग कक्षा 10th का इतिहास यानी हिस्ट्री के हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव है आज हम उन सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है, और ये सभी के सभी जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में यही आने वाला है, आपके एग्ज़ाम में यही आने वाला है, समझिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है कि प्रश्न दिया हुआ है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए इटली और जर्मनी दोनों के दोनों वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दोनों यूरोप महादेश के अंतर्गत में आते हैं अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो। ठीक है, जो थोड़ा सा हम छोट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है। देखिए, दूसरा का प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए जो है फ्रांस में पुनः शासन वंश की जो स्थापना है वो बुर्बो राजवंश को हुआ था। ठीक है, यानी कि बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापना हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर में। देखिए, तीसरा का प्रश्न है, कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, देखिए जो मेजनी था, इस मेजनी का जो संबंध है वह किस मतलब कौन से संगठन से था। ठीक है, तो मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी संगठन से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न में। देखिए 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था। ठीक है, इटली और जर्मनी के जो विरोध है ये कौन कर रहा था इसके विरोध में। ठीक है, तो इसके विरोध में था आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो था वो एकीकरण के विरुद्ध में था, यह नहीं चाहता था कि ये एक हो। चलिए देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। देखिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, यानी कि वह क्या करता था। ठीक है, तो पेशे से जो था वो नाविक था, यानी कि नाव चलाने वाला नाविक था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है कि जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो यह जो है जर्मन राइन संघ का जो निर्माण है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि देखिए कि जलवेरिन कैसी संस्था थी। ठीक है, जो जलवेरिन था जो थी वो किस प्रकार की संस्था थी, तो वह जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वह बिस्मार्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1871 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में। 11वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। जो नेपल्स है वो नेपल्स की क्रांति जो है वो
कब हुई थी? तो वह हुई थी 1821 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, इसे याद कीजिए। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो जो चर्चिस्ट आंदोलन है वह जो है आपका इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसे किया गया था 1832 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 14 नंबर प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? जो कार्बोनरी संगठन बना था वह किस वर्ष बना था? कब सन, वो सन क्या था? तो वो जो है आपका 1810 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 1810 में। चलिए आते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15वां प्रश्न है, कह रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो एड्रियानोपुल की जो संधि है वह हुई थी आपका 1829 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न। देखिए कह रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो जो एड्रियानोपुल की संधि है वह तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आते हैं 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है सेडन का युद्ध किन के बीच हुआ था, यानी किस किस देश के बीच हुआ था? तो यह जो युद्ध हुआ था वो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। किधर है? फ्रांस और प्रसा, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि फ्रांस और प्रसा के बीच जो है सेडान का युद्ध हुआ था। चलिए आते हैं 19 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? ठीक है, जो पोलैंड का विद्रोह था उसे किसने कुचल दिया था? ठीक है, तो इसे रूस ने कुचल कर रख दिया था, पोलैंड के विद्रोह को। चलिए आते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न में। देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वह जो आपका युद्ध है वो हुआ था आपका सेडन में। ऑप्शन नंबर ए सही है, सेडन में। ये जो दोनों देशों के जो है, दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था सेडन जगह पर। ठीक है, आते हैं 21 नंबर प्रश्न में। देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? ठीक है, तो वो जो था यूनान का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए आते हैं 22 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि युवा इटली संस्था का विकास किया, यानी कि यंग इटली संस्था का विकास किसने किया था? यहाँ पर युवा के जगह पर कभी कभी यंग इटली भी देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यंग इटली संस्था का विकास मतलब किया गया, ऐसे कर देगा। ठीक है, तो ये किया था मेजनी साहब ने। किसने किया था? तो मेजनी साहब ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। देखिए 23 में क्या है, कह रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ठीक है, जो बिस्मार्क था वह था कौन, मतलब क्या था? तो वह जो था एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, एक कूटनीति का था। बिस्मार्क जो था एक बहुत ही कूटनीति का व्यक्ति था। चलिए आते हैं 24 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ठीक है, यानी कि इस जगह का जो शासक था वो कौन था? तो वो था विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 25 नंबर प्रश्न में। देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यानी कौन से ब्रिटिश जो कवि है वो शहीद हुए थे? तो लॉर्ड
बायरन जो है शहीद हो गए थे। चलिए आगे है कि जल्वेराइन, कहा कि जल्वेराइन की संस्था किस राज्य ने की। जल्वेराइन की सॉरी स्थापना जो है वह किस राज्य ने की थी, ठीक है, तो प्रसा ने किया था। इसकी जो स्थापना है जल्वेराइन की, यह व्यापारियों की संस्था थी। जल्वेराइन जो है वह किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वो प्रसा ने किया था। याद रखेंगे, इसकी स्थापना प्रसा ने किया था। पूछेगा कि जल्वेराइन कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। इसकी स्थापना किसने किया, तो प्रसा ने किया था। चलिए आते हैं 27 नंबर प्रश्न में। देखिए 27वें प्रश्न कह रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी। देखिए तो हंगरी की जो भाषा थी वो थी मैंग्यार, ठीक है, मैंग्यार भाषा थी हंगरी की। चलिए आते हैं, कह रहा है कि 28 नंबर प्रश्न में। देखिए प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, यानी कि कौन हारा था। जब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें कौन हारा था, ठीक है, तो वह जो है तुर्की की हार हुई थी। उसमें तुर्की जो है उसमें हार गया था, ठीक है। ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 29 नंबर प्रश्न में। देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी, ठीक है, तो मारियान जो है वो फ्रांस का था। कहाँ का था, तो फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आते हैं 30 नंबर प्रश्न में। देखिए 30 नंबर प्रश्न जो है वो बोल रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि यूरोपीय जो सभ्यता है उसका पालनहर्ता किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 31 नंबर प्रश्न में। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, यानी कि एक्ट ऑफ जो यूनियन है वह किस वर्ष इसे पास किया गया था, तो 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आते हैं 32 नंबर प्रश्न में। देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था, ठीक है। जब 1789 की क्रांति हुई थी तो वहाँ पर किस राजवंश की शासन था, तो वो था बुर्बो राजवंश, ठीक है। बुर्बो राजवंश का शासन था जब 1789 ईस्वी की क्रांति हुई थी। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं लगभग हर साल। देखिए हालांकि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, यानी कि जो नेपोलियन संहिता है वह कब लागू की गई, तो 1804 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 गो युद्ध किए थे। कितने युद्ध, तो 3 युद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आते हैं 35 नंबर प्रश्न में। देखिए 35 नंबर प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, यानी कि जो वियना कांग्रेस जो हुआ था तो उसमें कौन से जो राष्ट्र है वो सम्मिलित नहीं था, उसमें मिला नहीं था, तो जर्मनी था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 36 नंबर प्रश्न में। देखिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी, ठीक है, तो ये जो योजना है वह रूस ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए आते हैं आपका प्रश्न संख्या 37 में। देखिए आ गया ना, वहाँ यंग इटली की संस्थापक कौन था, वहाँ पर आया था, लिखा था, अभी पीछे क्वेश्चन आया था, युवा इटली लिखा था, युवा लिखा था ना। यहाँ पर है कि यंग इटली का जो संस्थापक है वह कौन था, ठीक है, तो यंग इटली का संस्थापक था मेजिनी। कौन था, मेजिनी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 38 में क्या कह रहा है, कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना
मैं अधिक पसंद करूंगा। ठीक है, वह फ्रांस का कौन सा राजा था, मतलब कि फ्रांस का वह कौन सा राजा था जो कह रहा था कि अंग्रेजी शासन की भांति मैं शासन नहीं करूंगा, भले मुझे लकड़ी ही क्यों ना काटना पड़े। यानी कि मुझे भले लकड़ी काटना पसंद है, लेकिन उस प्रकार से मैं जनता के ऊपर शासन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वह जो था चार्ल्स दसम था। ठीक है, ये जनता के बारे में बहुत सोचता था, चार्ल्स दसम। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 39 में। ठीक है, देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि प्रसा का शासक कौन था। प्रसा का जो शासक है वह कौन था, तो वो जो था विलियम प्रथम था। जो विलियम प्रथम था वो प्रसा का शासक था। ठीक है, देखिए अगर आप 10th का जो भी मान लीजिए कि कोई भी विषय हो, 10th का जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पर इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास हो, आपका इतिहास हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, इतिहास मान लीजिए इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास के बारे में अगर आप ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपका तैयारी हो जाए, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको दोनों को पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको बोर्ड में 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि 40 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं 41 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। जो नेपोलियन है वह जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, तो राइन संघ, यानी कि कभी कभी इसको लिखेगा कि जर्मन राइन संघ, जर्मन राइन संघ लिखेगा या फिर राइन संघ लिखेगा। ठीक है, तो ये किया था नेपोलियन ने, इसकी स्थापना की थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, वह किस संधि के द्वारा हुई थी, तो वह हुई थी एड्रियोनोपुल की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आते हैं 43 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। जो यंग यूरोप है उसका स्थापना किसने किया था, तो ये किया था मेजनी साहब ने, मेजनी ने। ठीक है, चलिए आते हैं 44 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, यह जो आंदोलन है वह हुआ था इटली में। कहाँ पर हुआ था? इटली में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है प्रश्न संख्या 45। देखिए कह रहा है कि मेटरनिख कौन था। मेटरनिख जो था वो कौन था? मेटरनिख कौन था? देखिए तो मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न में। देखिए कह रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कार्बोनरी जो संस्था थी उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही आंसर है। चलिए आते हैं 47 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि देखिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस में जो है, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र जो है वह स्थापित हुआ था। ठीक है,
चलिए आते हैं अगला प्रश्न 48 यानी कि 48 नंबर प्रश्न में आते हैं। कह रहा है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ठीक है, तो ये किया था गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, गैरीबाल्डी ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आते हैं 49 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी कब से जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्जागरण के दौरान से इसे माना जाता है। चलिए आते हैं 50 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो जो रक्त और लौह की नीति है वह बिस्मार्क ने अपनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 51 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ था? ठीक है, तो सेडान के युद्ध के बाद। ऑप्शन डी, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। चलिए आते हैं 52 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो हुआ था फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा। नीचे होगा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर, फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 53। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि जर्मनी के एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ठीक है, तो फ्रांस का जो शासक था वो था नेपोलियन तृतीय था। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके ही आपको जाना है। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, और भी अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख ले, आप भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लें। ठीक है, चलिए तब तक ले अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।